बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ विशाल शाकिर और वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। और ये ब्रेक क्यों आई, वो इसलिए कि हमारे जो मेन गेस्ट स्पीकर हैं और जो जिनके इर्द हमारा ये पॉडकास्ट रिवॉल्व करता है वो चेंज हो गए। वो चेंज इसलिए हो गई कि वो एडवोकेट हाई कोर्ट से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो गए। एंड वी थैंक्स टू ऑल ऑफ आवर ऑडियंस, जिन्होंने, जो हमारे फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने अपनी भरपूर कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है और जो उनकी हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस थी वो मियाँ साहब को भेजी, जिनके कुछ स्क्रीन शॉट्स हम अपनी इस पॉडकास्ट पे भी लगाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे एक्टिव प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, हमारे सीनियर वकला, एंड स्पेशल थैंक्स टू द फ्रेटर्निटी। और हमारी जो फ्रेटर्निटी है, लीगल फ्रेटर्निटी, उसने बेतहाशा मोहब्बत जो है वो मियाँ साहब को दी। और उनकी कुछ क्लिप्स जो है ऑडियंस के लिए हमने अपने इस पॉडकास्ट में लगाई है। और मैं को उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को भी पता चल जाए कि हमारा जो पॉडकास्ट है वो इतनी देर के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि मियाँ साहब इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे। सो लेट्स गो बैक टू मियाँ साहब नाउ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑडियंस, हमारे फॉलोअर्स, हमारी जितनी भी पूरा पब्लिक है, उन सब की तरफ से उनके बिहाफ पे वार्म कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन बिकमिंग द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। आई वुड कीप इट शॉर्ट, बट कुछ चेंज फील हो रहा? चाहिए यार, मैं आपकी बात बताऊँ ऑनेस्टली, मैं इस सिस्टम की प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे प्रोफेशन में लाने वाले, ट्रेन करने वाले मेरे वालिद साहब इस लॉर्डशिप में से जस्टिस मियाँ मोहम्मद जहांगीर साहब थे, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। और मैं इसी सिस्टम से सीखा हूँ जिसमें मैं बहुत ही थैंकलेस इंसान हूँगा अगर मैं उनका जिक्र ना करूँ। जिस तरह मैंने अपनी पोस्ट जो मैंने लगाई थी उसके अंदर भी कहा कि आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपनी पहली नारकोटिक्स की अपील जो और क्योंकि हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, और जिस तरह उन्होंने मुझे उस रोस्टर के ऊपर बताया कि ये चीज़ तुमने नहीं है, इसको इस तरह करो, सो दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि नेक्स्ट ऑनवर्ड्स मैंने वो गलतियाँ नहीं की। फिर आगे आए तो उसके बाद स्पेशल डीबी हुआ करती थी, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंजूर मलिक साहब की, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद साहब की, और उनकी स्पेशल मर्डर डीबी के अंदर मुझे केसेस के अंदर स्टेट काउंसिल अपॉइंट होने का मौका मिला। वहाँ से मैंने बहुत सीखा, जहाँ पे द स्टॉलवर्ड्स लाइक जिसे कहते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब, अकरम कुरैशी साहब, आसिफ जवेद कुरैशी साहब, बुरहान मौज़म मलिक साहब, अली ज़िया पाजवा साहब, फ़रहाद अली शाह साहब, ये लोग पेश हुआ करते थे। उनसे बहुत सीखने का मिला। फिर मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद मेरे पास पहली दफ़ा जब 302 की बेल आई, और दैट वाज बिफोर हिज लॉर्डशिप दी दैन हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस एहसन भून साहब, और उसके अंदर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। आगे चलते जाएं तो मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का बहुत बड़ा रोल है। उनकी कोर्ट से मैंने बहुत सीखा, एंड आई स्टिल होल्ड एम वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, तो उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। फिर मैंने अपनी जब अपील लाइफ फॉर अपील आर्ग्यू करनी थी तो बहुत डांट भी पड़ी, लेकिन शहराम सरवर चौधरी साहब, तो उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। और अभी इस वक्त जो लॉर्डशिप्स हैं, यानी जैसे मैंने कहा कि मैं बाय प्रोडक्ट हूँ इस सिस्टम की, सो मैं जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता हूँ उसमें इस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान साहब हैं, यानी मंजूर मलिक साहब वाली डीपी को अगर कैरी फॉरवर्ड किसी ने किया, दैट सदाकत खान साहब, दैट उनसे बहुत सीखने को मौका मिला। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सैयद शहबाज रिजवी साहब हैं, अली ज़िया बाजवा साहब हैं, जिनकी अदालत में जाके बहुत सीखने को मिलता है। जवाद ज़फ़र इज़ अ न्यू एडिशन टू द बेंच, ही इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग, जब वो प्रैक्टिस करते थे ट्रायल लॉयर थे। सो इन लोगों से बहुत सीखने को मिला। और ऑनेस्टली मैं आपको एक बात कहूँ, मेरे के सबसे ज़्यादा प्रेशर इंटरव्यू में ये था कि लोगों को ये कानून के बारे में बताते थे मिस्टर डेपर हो गया तो कितनी लान तान होनी, और पर्सनली आपके लिए खुद बहुत वो सेटबैक होता है। सो ऑनेस्टली मैं यानी काम शाम छोड़ के दोबारा से आई वेंट बैक टू पीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट्स और केस लॉ, और मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम मंदोफेल साहब को बहुत पढ़ते हैं। ही इज़ दी अथॉरिटी इन सुप्रीम कोर्ट ऑन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। सो जब उन्होंने सवाल करने हैं तो
यानी ऑन एनी गुड डे और सॉरी एनी बैड डे एनी गुड क्वेश्चन कैन नॉक यू डाउन। सो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और उस प्रेशर को मेरे साथ जो इंटरव्यू वाले लोग थे वो भी इस बात पे कि तुम क्यों इतने परेशान हो, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा था। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा ये गोल था इस वजह से कि आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट इन माई फैमिली टू बी द एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड आई एम डूइंग व्हाट माई फादर वांटेड मी टू डू। और एक लॉयर के लिए लाइसेंस, इन टर्म्स ऑफ द लाइसेंस, जो हाईएस्ट मेराज है दैट इज़ द एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये हर किसी को नहीं मिलता। यू हैव टू ब्लडी अर्न इट, और इसके लिए बहुत शदीद स्क्रूटनी है, प्रोसेस बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, टाइम टेकिंग है, लाहौर में क्यू बहुत बड़ी है। सो वो बहुत सारी चीज़ें थी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दिमाग के ऊपर चल रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह व फज़ल खुदा, मैं आई स्टिल होल्ड माई सेल्फ एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ। दैट इंटरव्यू वेंट वेरी वेल, और आई एम हियर व्हाट आई एम। और लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये मानना है कि जब आप कोई एक टारगेट अचीव कर लेते हैं देन यू सेट न्यू टारगेट्स। सो आई हैव अचीव दिस वन अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई हैव अदर टारगेट्स टू अचीव। बहुत काम करना है, बहुत सीखना है, बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करना है प्रोफेशन के अंदर, चाहे यंगस्टर्स हों चाहे ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, इसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करना है। लेट्स सी हाउ इट गोज फर्दर। Inshallah, sir, you have been dominating. You have dominated the tri courts. You have been dominating the high courts, and I'm sure, inshallah, in the coming future, you will be dominating the Supreme With Court. all humility and humbleness. Inshallah, ta'ala, sir. Now, for our audience, coming back to the topic of this video, जिस तरह के मियाँ साहब ने बताया कि कोर्ट्स की बाय प्रोडक्ट है मियाँ साहब, कोर्ट सिस्टम की बाय प्रोडक्ट्स है मियाँ साहब। कोर्ट हमारे वकला के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज की हामी है, और बहुत ज़्यादा सैंक्टिटी की हामी। एक आम इंसान के लिए कोर्ट रूम एक कमरा हो सकता है, बट फॉर अस इट्स लाइक ए पिलग्रिमेज स्पॉट। जो मुसलमान हैं जिस तरह काबा की इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं, तो एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो एक वकील का मैं कहूँ कि अगर कोई काबा है, दैट इज़ कोर्ट रूम। और ये मेटाफोरिकल है। हाँ, दिस इज़ अ मेटाफोरिकल थिंग, डोंट टेक इट एज अ ब्लेसमी, इट्स अ मेटाफोरिकल थिंग कि जो आपका पिलग्रिमेज स्पॉट है लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, दैट इज़ अ कोर्ट रूम, जहाँ से आपको इंसाफ मिलता है। एक इंसाफ आपको अल्लाह की अदालत में मिलेगा जो कि क़यामत के रोज़ होगा। वो कितनी सैंक्टिटी की हामिल है, और दुनिया के अंदर जो आपकी ज़िंदगी मौत, आपकी इज़्ज़त का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी लाइफ का, आपकी रेपूटेशन का जिसने फ़ैसला करना है, दैट इज़ कोर्ट रूम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं जहाँ पे इस कोर्ट रूम की सैंक्टिटी को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, और की जाती भी है। उसको कर्ब करने के लिए एक स्पेशल चीज़ है विच इज़ कॉल्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कैसे होती है, और क्या इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, अगर आपको याद हो, एक सिटिंग वज़ीर आज़म भी हट सकता है। तो मियाँ साहब के पास चलते हैं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। मियाँ साहब, क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अच्छा विशाल, before I go into that, let me elaborate further. This profession, यार, this profession or this courts or this administration of justice put food on my table. That provides for my family. That provides for us to keep going, and also to get the justice for the public at large. हमारे लिए इस, अगर जिसा मैं कहता हूँ ना कि एक मुसलमान के लिए द होली बुक इज़ द मोस्ट सीक्रेट बुक। सो इन टर्म्स ऑफ मेटाफोरिकली, प्रोफेशनली, अगर हमारे लिए कुछ सीक्रेट है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एंड वी होल्ड इट वेरी हाई। और इसी के अंदर आपका एडजुडिकेटर का चैप्टर है जिसके अंदर कोर्ट्स हैं, आपकी कोर्ट्स की फॉर्मुलेशन। सो हमारे लिए कोर्ट्स की सैंक्टिटी, कोर्ट के ऑर्डर्स, कोर्ट की डिसीजंस, कोर्ट की जजमेंट्स, वी होल्ड देम वेरी हाई। और उसी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को सैंक्टिटी देने के लिए, ताकि कोई भी आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस एडजुडिकेशन की जो कंपोजिशन है उसको, उसके ऑर्डर्स को फ्लॉन्ट ना कर सके, उसको फ्लाउट ना कर सके, उसको डिसरिगार्ड ना कर सके, उसको अब्यूज़ ना कर सके। तो इसीलिए हमारे पास दो लेजिस्लेशन, एक आर्टिकल और एक लेजिस्लेशन।
The first one is the Court of Contempt Ordinance 2003 का and Constitution का Article 204. अच्छा, with this, without going into the nitty-gritties of these articles, I tell you a story. And I'll tell you a story and through which I will try to make you and the audience understand how it works. One fine day, the government announces कि जी उन्होंने मिस्टर विशाल को एक अदालत का चेयरमैन बनाना है और ये स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनका मैं आई एम नॉट गोइंग टू कोट द नेम और द पार्टीज, सो वो सैम में कोई भी रहनी चाहिए. विशाल को उन्होंने एक कोर्ट का चेयरमैन बनाना है. विशाल साहब उस कोर्ट के चेयरमैन बनते हैं और जाके काम नहीं करते. कभी किसी बाली को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, कभी किसी रीडर को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं क्योंकि आपको चेयरमैन बनाया. कभी यानी फाइलें उठा के घर लेके जा रहे हैं, कोई फैसले नहीं लिखने लगे. एंड सून द कोरस्पॉन्डिंग जज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है वो हाई कोर्ट को लिखता है. वो कहता है कि सर ये काम ही नहीं कर रहे, लोगों के इधर मसले मसाइल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट. और की हाई कोर्ट ब्रॉट दैट मैटर इनटू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट और वो उसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट को जो कि 2 साल का होता है टर्मिनेट कर सकते. कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद उनको फारिग कर दिया जाता है और उसको असेल करते हैं वो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. और हाई कोर्ट के अंदर उनकी वो पिटिशन जो है वो डिस्मिस हो जाती है ऑन अ स्कोर बाय द जजमेंट रेंडर्ड बाय मियां गुल हसन साहब, हिज लॉर्डशिप. उनकी एक जजमेंट है, वो साइटेशन एंड पे सारी कोर्ट कर देगा कि जी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्मिनेशन जो होती है उसके केस 199 में डेनेबल नहीं. उसके केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट मैटर चल रहा होता है और वहाँ पे जो पिटिशनर है विशाल, उसका ये आर्ग्यूमेंट होता है कि जी मुझे ना कोई शो कॉज नोटिस दिया इन्होंने, ना मुझे आपने जो है वो कोई इंक्वायरी कंडक्ट की, मुझे आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट कर दिया. द मैटर वाज पेंडिंग फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड देयर कम्स द 27th अमेंडमेंट to the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that 27th Amendment changed not few things but loads of things in the Constitution, and in particular Article 204. Prior to that, Article 204 sub Article 1 के अंदर court means the Supreme Court and the High Court. Now Federal Constitution Court has also been inserted. By virtue of the insertion of 27th Amendment into the Constitution, the matter was referred to the Federal Constitutional Court. हाई कोर्ट से मैटर वहाँ चला गया और वो क्यों वहाँ चला गया उसके लिए आपकी ऑडियंस को रिजॉर्ट बैक करना पड़ेगा आर्टिकल 176F को समझने के लिए कि वो क्यों उधर चला गया. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, बट दैट्स हाउ इट वेंट देयर. अच्छा, मैटर वहाँ पे जाता है, विशाल साहब पेश होते हैं, 2 लॉर्डशिप्स हैं. His Lordship Mr. Justice Amir Farooq साहब और His Lordship Mr. Justice सैयद अरशाद हसन शाह साहब. इनके सामने जाके विशाल साहब कहते हैं कि सर सबसे पहले तो मैं इस कोर्ट की जूरिस्डिक्शन को असेल करता हूं कि ये कोर्ट मेरा मामला सुन नहीं सके. और मेरा आर्ग्यूमेंट आपको कहने का ये आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब ये है, चूंकि बेशक आर्टिकल 204 के सब आर्टिकल 1 के अंदर उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐड कर दिया है, लेकिन इसकी जो एनेबलिंग प्रोविजन है, एनेबलिंग लॉ है, जो इसका सपोर्टिव लॉ है, दैट इज कोड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, और वहां पे ऐड नहीं किया गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को, लिहाजा दिस कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन. सो आई विल नॉट गो इनटू द मैरिट्स ऑफ द केस, आई असेल द रिलेशन. His Lordship Mr. Justice Amir Farooq Saab is the author judge of this judgment that is titled as CPLA 5312 of 2024. Siraj Ahmed versus Governor Punjab through Principal Secretary Lahore and others. ये वीडियो के एंड पे आप जजमेंट भी लगा दी क्योंकि दिस जजमेंट इज वर्थ रीडिंग फॉर सेवरल रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ द जजमेंट व्हिच handles this issue which is raised by the petitioner, that whether Federal Constitutional Court has the jurisdiction to entertain the contempt proceedings or not. That judgment handles this proposition. This judgment also renders a very good doctrine of self-execution, which is imported from the American Constitution, American jurisprudence, और उसमें थॉमस एल पूली की वो जो जजमेंट है, वो जो राइटिंग्स है, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया. सो एनीवेज, जस्टिस आमिर फारूक साहब इसको हैंडल करते हुए वो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आइन का आर्टिकल 204 जो है ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है या ये डिपेंडेंट है.
और वहीं पे वो कूलीगी और वो सारी वो लेके आते हैं वो जूरिस्प्रूडेंस, और वो उन्होंने केस लॉज भी अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से कोट किए। उन्होंने कहा ये देखना पड़ेगा। वो कहते हैं सबसे पहले हम आर्टिकल 204 का, जिसे कहते हैं डाइसेक्शन करते हैं। उनका आर्टिकल 204(1) के अंदर उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर दिया, और आर्टिकल 204(2) के अंदर उन्होंने डी तक A B C D के अंदर वो तमाम सिनेरियोज बता दिए जहां पे कोई भी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स कर सकती है। यहां पे मैं आपकी ऑडियंस के लिए बताता चलूं, सपोर्टेड और 204 के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस को साथ रखते हुए, कंटेम्प्ट नॉर्मली 3 किस्म की होती है। एक आपकी सिविल कंटेम्प्ट होती है जिसमें आप कोर्ट के ऑर्डर्स को वायोलेट करते हैं। एक आपकी जो है वो जुडिशियल कंटेम्प्ट होती है जिसके अंदर आप जज को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस जजमेंट में हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है जहां पे आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर कोई हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स की वायोलेशन करते। सो ये 3 किस्म की आपकी होती कंटेम्प्ट होती। अब इसके लिए आप सेक्शन 3 को देख ले 2003 का, वहां से आपको सारी कैटेगराइजेशन हो जाएगी। आर्टिकल 204 सब आर्टिकल 2 को देखिए A B C D के अंदर, तो तमाम सिनेरियोज उन्होंने वहां पे कोट कर। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब कहते हैं कि जब आर्टिकल 204 सब आर्टिकल 2 की A B C D को पढ़ते हैं तो यू कम टू अ रियलाइजेशन दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी सब्सिडरी लेजिस्लेशन, दे आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, यानी वो आपको खुद पावर दे रहे हैं। और जहां पे आपको सेल्फ एग्जीक्यूशन की पावर्स वहां पे आइन के आर्टिकल के अंदर मौजूद है, तो आपको यू डोंट हैव टू गो बैक टू द सब्सिडरी लेजिस्लेशन। और यहीं पे वो बताते हैं और वो हवाला देते हैं जफर अली शाह केस का, जो कि है PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलरेडी हेल्ड दैट कि जो कंटेम्प्ट की पावर्स है दे आर इनहेरेंट पावर्स। द कोर्ट कैन ऑल्सो टेक इन एनी ऑफ द मैटर्स, द कोर्ट कम टू अ पॉइंट कि जहां पे अपने कोर्ट की किसी ऑर्डर की, किसी डायरेक्शन की, किसी जजमेंट की, किसी भी चीज की वायलेशन की, तो कोर्ट कैन मेक यू अकाउंटेबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। Sir, wouldn't it make contempt ordinance redundant? नॉट नेसेसरी, बिकॉज वहां पे जो वो आपके पास जो कंटेम्प्ट की पावर्स है वो नीचे वाली अदालतों में, पाकिस्तान पीनल कोड में भी एक स्पेसिफिक सेक्शन मौजूद है, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट है आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास ट्राइब्यूनल्स है डिफरेंट। सो वो वहां पे, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में आते हैं आर्टिकल 199 के अंदर, अब आर्टिकल 176 के अंदर, या आर्टिकल 188 के अंदर, 189 के अंदर, सो यहीं पे उन्होंने यही वो एनालॉजी ड्रॉ की कि 204 रेड विद आर्टिकल 189। सो वॉट एवर द डायरेक्शंस आर रेंडर्ड बाय द superior courts, be that may it's the high court, supreme court or the federal constitution, they are binding upon the lower courts or every subject matter for that. So इसलिए उसकी violation नहीं हो सकती। So that's how it operates. अरे सर, कंटेम्प्ट बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम जो कहते हैं कंटेम्प्ट की है, तो मैं जब पिटिशन लेके जाता हूँ, हमने भी कंटेम्प्ट फाइल की थी जब हमारी पिटिशन चल रही थी, तो मैं फाइल तो कर देता हूँ लेकिन देन आई स्टेप आउट ऑफ द पिक्चर। Yes. ऐसा क्यों? Because the problem of contempt is with the contemner and the court. You are the one who brought into the court's knowledge, either you are a party or some, even if you're not party. इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो मैंने आपको जफर अली शाह केस की बात की है ना, उसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ये होल्ड किया है कि एवरी लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड फ्रॉम द कंडक्ट मस्ट कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल पर्पस ऑफ हैविंग द कंस्ट्रक्शन विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। The judiciary holds a vital and indispensable role, and it is emphatically the province of the duty of the judicial department to say what the law says। और ये connotation drive होती है मार्बरी वर्सेस मेडिसन से। सो इसी वजह से कि जब आप कोर्ट के बाद ले आते हैं तो फिर ऑर्डिनेंस के अंदर आपको पूरा मैकेनिज्म दिया। 204 में मैकेनिज्म नहीं है कि शो कॉज नोटिस होगा, उसके बाद उसको प्रोसिक्यूट कौन करेगा, देन द मैटर बिकम्स बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेमिनर। सो इस वजह से जो है ना वो इसको आप ये कहते हैं कि यू ब्रॉट द मैटर इनटू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट एंड द कोर्ट टेक्स द चार्ज ऑफ दैट। सर, जैसे अभी हमने बताया कि 204 ने पर ये मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसी केस के अंदर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ में जहां पे जस्टिस आमिर फारूक साहब अपना कंक्लूजन देते हैं, वो कहते हैं ऑल्दो हमने ये आर्ग्यूमेंट अपने सुन लिए और उसके बाद
जजमेंट हमने यानी वो क्या कहते हैं रिजर्व कर ली अनाउंस करने के लिए, तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट से पता चला है कि जो पिटिशनर है ये वन ऑफ द जजेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के लेटर्स रजिस्ट्रार को दिख रहा है कि ये जैसा अपने आप को रिक्यूज करे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उन लेटर्स की लैंग्वेज इतनी फिल्थी और फाउल है कि अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर अभी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ले रहे हैं. सो टेक आर दिस ऑब्जर्वेशन एज अ वर्ड ऑफ कॉशन कि अगर तुमने ये हरकत दोबारा कॉन्टिन्यूस रखी तो वी कैन टेक अप दिस मैटर एंड पुट यू इन मेक अ ट्रायल ऑफ यू इन अ कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीड. सो मीनिंग दे बाय जो भी आपने सवाल पहले पूछा था ना, वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ जो जजेस हैं they try their level best to exercise judicial restraint when it comes to contempt proceeding. इसीलिए आपने बहुत सारा देखा होगा जब हमने contempt फाइल्स की थी हाईकोर्ट के अंदर, तो वो आके वो जो उसमें कंटेम्पनर से वो माफी मांग ले रहे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दी, माफ कर दिया, वो माफ कर दिया करते थे. बट हिस्टोरिकली बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को चैलेंज भी किया गया, उसको कंटेस्ट भी किया गया, बहुत सारे में क्विट भी हुए, बहुत सारों में सजा भी है, बट देन इट्स अ प्रॉपर ट्रायल, और उसके लिए जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है दैट इज प्रोसिक्यूटर जनरल एंड द एडवोकेट जनरल. तो मैं उस पर ट्रायल वाली बात पे भी आता हूँ. अभी आपने कहा कि हम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फ्री जब पढ़ रहे हैं, सो दैट इज़ आर्टिकल 204 इटसेल्फ के मैं एक कोर्ट हूँ जिसमें मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी है, मुझे सब्सिडी लेजिस्लेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, बट मैं एम्पावर्ड. व्हेन आई एम एम्पावर्ड आई हैव टू अडॉप्ट सम प्रोसीजर. इस तरह आपके यहाँ 204 लोगों नहीं है, तो अगर मैं एक सब्सिडी लेजिस्लेशन के अंदर अभी इंसर्ट ही नहीं हुआ तो मैं प्रोसीजर किसका अडॉप्ट करूँ? वेरी गुड. इसी का जवाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपनी जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 15 के अंदर दिया, जो मैं आपको जजमेंट कोड. वो कहते हैं कि इट अपीयर्स दैट आर्टिकल 204 सब आर्टिकल 4 is a self-executionary provision and does not require prior simultaneous legislative enactment for the exercise or the regulation of power. Not even the exercise, even the regulation of the power it confers. The jurisdictions flows directly from the constitutional itself. So many things. You file a constitutional petition under Article 199, Article 176F now. So, Ain doesn't provide you that how your proceedings are going to be. It's the High Court rules and orders, Supreme Court rules and orders, that's how it operates. So, further they say कि under Article 204, sub-article 4, regulate the manner of its exercise. The absence of such legislative does not impede or suspend the court's authority. So, it has the authority. So, meaning thereby, all in all, जब आप इसको देखते हैं तो कंटेम्प्ट के लॉ को समझने के लिए एक अदालत जो कहती है, जिसको पास ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि उसके पास ये पावर नहीं है, वो पावर एज्यूम कैसे कर रही है, हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस ऑन दैट पॉइंट. इट्स यानी गो टू जजमेंट टू डी फ्रॉम. सर अभी जब ट्रायल की बात हुई, आई बिलीव दैट अ लॉट ऑफ पीपल नोज दैट कंटेम्प्ट इज अ ट्रायल इन इटसेल्फ. यस. अब आपने ट्राई तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दिया दैट पीजी इज गोइंग टू बी द प्रोसिक्यूटर, और जैसे कि कंटेम्पनर कहता है कि भाई मैंने कंटेम्प्ट नहीं की, आई हैव हैड द प्रिविलेज टू से वट एवर आई वांटेड टू से, आई हैव सेड दैट दिस ऑनरेबल जज हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज. मैंने बोला कंटेम्प्ट का नोटिस आ गया मुझे, तो मैं नहीं मानता इस कंटेम्प्ट नोटिस को, तो ट्राई चलेगा. उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक थ्योरी को बड़ा मानते हैं दैट नोबडी कैन बी द जज ऑफ इट्स ओन कोर्स. सो एक ट्रायल इज हैपनिंग एंड द सेम जज जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ही इज द एडजुडिकेटर एज वेल. परफेक्ट. तो वो ट्रायल फेयर कैसे? देखो मेरी बात सुनो, ये जो जज की कुर्सी है ना, ये बॉडी कॉर्पस नहीं है कि विशाल साहब बैठे हुए हैं और ये वो. यहाँ पे कोर्ट के उस ऑर्डर की और उस डायरेक्शन की और उस सेंक्टिटी की अथॉरिटी को, जिसे कहते हैं ना, मिलाइन किया गया है. सो दैट्स व्हाई इफ इट इज अलाउड व्हाट एवर यू आर सेइंग, डू यू रियली थिंक that your system can start? Or if it is allowed on the principle that no one can be a judge, this is not between some right which we are fighting for. This is the authority of the court which must be adhered to, must be, you have to bow down, otherwise तो जंगल का काम होना. इस तरह कोई भी जज उठेगा
यानी आप वो यानी किसी जज साहब के पास हाई कोर्ट में पेश होते हैं, उन्होंने सोच लिया है कि मियां अली अदर को रिलीफ नहीं देना, चाहे जितनी मर्जी पटिशन चली जाए, उन्होंने रिलीफ नहीं देना, तो shall I be saying something about the judge? No, not at all. You're not supposed to, because if you're allowed to do that, आपका सिस्टम नहीं खड़ा हो सकता। और इसीलिए इसी जजमेंट के अंदर उन्होंने जो थॉमस एम पूली को जो कोट किया है, उन्होंने बेसिकली बताया इट्स द सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट, it's the authority that takes the power, that's the court, which must be respected by everyone. You have a right to disagree. और इसके अंदर भी आप क्या देखें कि इसके अंदर वो यानी जो लास्ट पैराग्राफ है कंक्लूजन में, उन्होंने वन ऑफ द जजेस के ऊपर उस पिटिशनर ने एलिगेशंस लगाए, तो उन्होंने कहा कि नो, दैट शुड नॉट बी अलाउड। सो मीनिंग देयर बाय इफ दैट्स अलाउड तो फिर तो वो सर अभी आपने देखा हो, बल्कि विशाल यहीं पे ना इसीलिए कहा जाता है कि अदालतें ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आप देखें, दे एक्सरसाइज जुडिशियल रिस्ट्रेंट व्हाइल इशूइंग अ कंटेम्प्ट नोटिस। वो तो हमने अपनी पिटिशन में भी देखा कि हमने 3 से 4 कंटेम्प्ट की, लेकिन सबको कंडीशनल अपॉलॉजीज में ही दी। यू बाउ डाउन टू द कोर्ट कि मेरे से गलती होगी या मैं समझ नहीं सका। और इसमें आई मस्ट अप्रिशिएट फैसल कामरान साहब, जो हमने उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की थी, ही केम फॉरवर्ड सेट के साथ ये डेफिनेटली मेरे डिपार्टमेंट की गलती है और वी विड्रू द कंटेम्प्ट पिटिशन एज वेल। सर मैं बात करना चाह रहा था कि जहाँ पे आपने बात की कि हमने इंट्रोडक्शन में ये बात की कि फॉर लॉयर्स द सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट इज ऑफ द हाई रिस्पेक्ट। यस, However, there are certain group of lawyers, I must say, unfortunately, and there's a group of journalists, unfortunately, जो कि specifically एक judgment के बाद, एक order के बाद criticism करते हैं on the court, in open podcast, in open videos, लेकिन वो इस तरीके से करते हैं कि जैसे कोर्ट नोटिस में नहीं भेज रही है, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं। Don't you think that is going to the compromise the system? विशाल मैं आपको बताता हूँ, देखो, the issue of contempt is between court and contemner. A fair criticism is allowed. हम नहीं करते अपनी जजमेंट्स के ऊपर किया कि जैसा हमने ये फैसला दिया है ये इस तरह नहीं होना चाहिए, तो a fair criticism is always allowed. But the moment you are trying to malign the court and a judge in particular, it can be fallen into the criminal contempt or judicial contempt. But it's not in your hand, not in mine, neither in my hand. It's between the condemner and the court. If the court is not cognizant of the fact, that means court is exercising judicial restraint. ताकि सिस्टम चलता रहे, ये ना हो कि लोग ये कहें चूंकि विशाल ने जिस कोर्ट के बारे में ये बात की थी, इस जज के बारे में बात की, इस वजह से इसको सजा दे दी है। और पूरी दुनिया में आप जब जूरिस्प्रूडेंस उठाते हैं, हमेशा जुडिशियल रिस्ट्रेंट ही इसके ऊपर एक्सरसाइज। और आई बिलीव कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट को गलत साइड पे नहीं लेके जाना चाहिए कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा पावर आ गई है ऑन द पार्ट ऑफ द जज जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज करते। थैंक यू सो मच सर, it was really an interesting topic specifically regarding the contempt of court, because for judicial people in the judicial fraternity or legal fraternity, the judicial sanctity is of the utmost importance and the highest pinnacle. और जहाँ पे बात आएगी उस पिनिकल को डिस्टर्ब करने की भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसमें एक्सरसाइज होगी। जैसा कि मियाँ साहब ने कहा कि हम इस वीडियो के एंड फेस जजमेंट को लगा देंगे। अगर आप इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस को समझना चाहते हैं, लॉ ऑफ सेट एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस को समझना चाहते हैं और लॉ ऑफ कंटेम्प्ट को समझना चाहते हैं, एंड दिस जजमेंट इज़ वर्थ रीडिंग फॉर। अगर इससे मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई कमेंट हो, आपकी कोई ओपिनियन हो, फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो तक मियाँ साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। अदा।